हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का इंटेक्स क्वेश्चन 4.5 से लेकर के 4.9 तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 4.5 को सॉल्व करना। तो इंटेक्स क्वेश्चन 4.5 को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 4.5 क्या कहता है? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट दे दिया गया, यानी यहाँ पर किसका वैल्यू दे दिया गया है आपको? यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया गया है। तो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको? 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट दे दिया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या फाइंड करने के लिए? टाइम। क्या फाइंड करने बोल रहा है? हाउ लॉन्ग। तो 5 ग्राम रिएक्टेंट को रिड्यूस होना है, कितना रिड्यूस होना है? 3 ग्राम में, यानी 5 ग्राम जो रिएक्टेंट था वो क्या बन गया? रिड्यूस होके 3 ग्राम हो गया। तो अगर हम पूछे कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, यानी ए नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 5 ग्राम। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है? 3 ग्राम। तो कितना अमाउंट खर्च हुआ? 2 ग्राम। 5 ग्राम से 3 ग्राम हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? T इक्वल टू 2.303 बाय K log A नॉट बाय A। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करेंगे तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा। तो 2.303 के का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1.15 10 टू द पावर -3 इंटू लॉग ए नॉट है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5, और ए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, रख दिए। अब सॉल्व करेंगे। देखो 1.15 है और यहाँ पर 2.30 है, लगभग ये कितना बार में? 2 बार में। फिर ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 3 log 5 माइनस log 3। तो आप लोग को log का वैल्यू पता है कि नहीं? log का वैल्यू क्या होगा? log 5 का वैल्यू 0.70 माइनस 0.48। log 3 का वैल्यू है 0.48। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 48 है, 2 दे देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 0.22। तो 0.70 में 0.48 घटाएंगे तो क्या होगा? 0.22 आएगा। तो जो फाइनल टाइम जो होगा वो क्या होगा हमारा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.44 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। क्योंकि रेट कांस्टेंट किस में दिया गया था? पर सेकंड में। तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। अगर इसको और अच्छे तरीका सॉल्व करें तो पॉइंट को पीछे कर दीजिए। कितना प्लेस पीछे कर दें?
1 2 और एक 0 भी है पीछे, तो 3 प्लेस पीछे कर देते हैं। तो पॉइंट को पीछे कर दिए तो 3 प्लेस पीछे करेंगे तो 10⁻³ क्या होगा, 10⁻0 दैट इज 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लगभग 440 सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो 5 ग्राम रिएक्टेंट को रिड्यूस होने में 3 ग्राम रिड्यूस होने में जो समय लगेगा वो लगेगा 440 सेकेंड अप्रॉक्स में। तो ये जो आंसर आया है वो किस में आया है, अप्रॉक्स में। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 4.6। तो इंटेस्ट क्वेश्चन 4.6 क्या है देखते हैं हम लोग। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। If the decomposition of a first order reaction, if the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि जो SO2Cl2 को डिकम्पोज होने में जो समय लग रहा है, आधा डिकम्पोज होने में जो समय लग रहा है, 50% डिकम्पोज होने में जो टाइम लग रहा है वो है 60 मिनट। तो यहाँ 50% रिएक्शन का बात कर रहा है, तो यानी यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, हाफ लाइफ का बात कर रहा है। और हाफ लाइफ को कैसे डिनोट करते हैं, T हाफ से या T 50% से। और कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। और ये डिकम्पोजिशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, आपको बता दिया गया है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है K। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा K। तो आपका क्या फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का T हाफ के लिए, T हाफ इक्वल टू 0.693/K। तो सब कुछ दिया हुआ है, बस K फाइंड करना है। तो K को इधर कर देंगे, T हाफ को नीचे कर देंगे। तो क्या होगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो T हाफ कितना दिया हुआ है 60, 0.693 K को इधर कर देंगे 0.693/60। पॉइंट हटा दीजिए 1000। अब 693 को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 60 से, या 6 से भी कर सकते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 बार में 6, 9 कितना बार में, 1 बार में 6, 3, 5 बार में 0 पॉइंट कितना बार में, 5 बार में। तो K को डिवाइड करने पर आया 115.5 इंटू 10⁻4 होगा ना, एक 0 हमने छोड़ दिया था, तो 10⁻⁻4। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो K इक्वल टू जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 2 प्लेस आगे ले जाएंगे 1.15 इंटू 10⁻⁻2। और K का यूनिट क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पर सेकेंड, लेकिन टाइम किस में लिए थे हम लोग, मिनट में। तो T हाफ क्या होगा, T हाफ अगर 60 मिनट है यानी मिनट में टाइम लिया गया है, तो K का वैल्यू क्या आएगा, पर मिनट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्ट क्वेश्चन 4.7 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंटेस्ट क्वेश्चन 4.7। तो 4.7 क्या कहता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो किस तरह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो रेट कांस्टेंट को प्रभावित करेगा। तो किस तरह से रेट कांस्टेंट पे अफेक्ट करेगा टेम्परेचर। तो हमने 2 मेथड देखा था, एक देखा था अप्रॉक्स मेथड और एक देखा था एग्जैक्ट मेथड या एक्यूरेट मेथड। तो पहला अगर हम बात करें
एप्रोक्स डिपेंडेंस का, तो एप्रोक्स डिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ा था, या एप्रोक्स डिपेंडेंसी में हमने क्या पढ़ा था कि ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस the rate constant becomes nearly doubles। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, नियरली डबल्स। तो रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली, तो लगभग 2 गुना हो जाता है। तो ऐसा हमने पढ़ा था, ये एप्रोक्स डिपेंडेंसी था। अब बात करेंगे हम लोग एग्जैक्ट या एक्यूरेट डिपेंडेंस का। तो यहाँ पर तो कोई नियरली वाला कोई शब्द ही नहीं है, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट मिलेगा आपको, यानी एक्यूरेट डिपेंडेंस मिलेगा। इसमें क्या कहा गया था, आर्हेनियस इक्वेशन की बात किया गया था। इसमें किसके बारे में बात किया गया था, आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, k = AE माइनस के पावर माइनस EA बाय RT। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक्यूरेट डिपेंडेंसी में इस तरह से टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इंटेस्ट क्वेश्चन 4.8। तो इंटेस्ट क्वेश्चन 4.8 क्या कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर क्या करा है कि 10 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, यानी कहने का मतलब है रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर लिया गया है वो 298 केल्विन लिया गया है, और आपको पता है केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं चाहे 10 केल्विन से बढ़े चाहे 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़े, क्योंकि जो डिफरेंस होता है सेल्सियस का और केल्विन का वो होता है सेम डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जा रहा है। यानी K1 अगर हम K ले रहे हैं तो K2 क्या हो जाएगा हमारा, 2K हो जाएगा। तो T1 क्या लिया गया है हमें, यहाँ पर T1 लिया गया है 298 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया गया है, 298 केल्विन, और 10 केल्विन से बढ़ जा रहा है। तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 केल्विन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 308 केल्विन। तो यहाँ पर K1 K2 टर्म आया है, T1 T2 टर्म आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं। तो वो फार्मूला जो यूज होगा वो कौन सा फार्मूला यूज होगा, log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन को एक्टिवेशन एनर्जी निकालने वाला फार्मूला भी कर सकते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला है, दो फार्मूला है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का। एक
जो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से डायरेक्टली डिराइव किए थे, और एक आर्हेनियस इक्वेशन से जो ड्राइव किए थे, दो अलग अलग टेम्परेचर पे पुट किए थे। तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने वाला फॉर्मूला है। तो हम अगर यहाँ वैल्यू रखें तो log K2 क्या होगा 2K, और K1 क्या है K। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है 2.303, R का वैल्यू क्या होता है 8.314, टेम्परेचर क्या है 298 माइनस 308, तो के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा log 2 EA। अच्छा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 19.12, याद कर लीजिए 19.12 आता है। ऐसा बार बार करने को मिलेगा आपको। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको 298 मान लीजिए, 298 को 300 मान लीजिए, और इसको 310 मान लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा। तो इसको हमने मान लिया 300 और इसको मान लिया 310, और दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा 298, या इसको 300 माने हैं ना, इसको हम 300 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए 300, तो 300 में 298 को हमने 300 मान लिया, और इसको हमने मान लिया 310, ठीक है। ये आपके लिए हम कर रहे हैं ऐसा कि आपको आसानी हो। तो 300 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 310 माइनस 310 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 310 1 हो जाएगा, तो 310 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें इधर, तो log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.30 EA 19.12, इसको करेंगे डिफरेंस तो क्या आएगा 10, 300 इंटू 310, तो 0 0 काट दीजिए यहाँ पर। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.30। अब जो नीचे वाला इसको ऊपर कर दीजिए 19.12 इंटू 300 इंटू 31, जितने भी नीचे वाले टर्म थे वो कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। अब हम क्या करेंगे, अब सबको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा, ऐसा करेंगे पॉइंट को पहले हम हटा देते हैं 100 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, और 31 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, और 9 3 जा 27, 279 आया। अब रह क्या गया है 1912, तो 279 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1912 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 279 से। तो जरा देखो 279 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं इसको अगर हल्का करना है तो हम इसको 1900 बना दें, और इसको हम क्या बना देते हैं 280, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो 3 0 है ना, 1 2 3 0 है ना यहाँ पर,
है कि नहीं, 1 2 3, तो 3 जीरो हम लिख दिए यहाँ पर। हम मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, 19 और 28 को। आप ऐसा कर सकते हैं, हम 3 जीरो है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोड़ दीजिए, 0 0 0 0 0 0, 9 8 जा 72, 8 7 15, 0 0 18 2 3, 0 0 0 क्या होगा, 2 8 5 13 4 5। तो जो हमारा लगभग आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 3 2 0 0 0, और नीचे एक 10 बच गया है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, 53200 जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर किस में देते हैं, जूल पर मोल में देते हैं। तो इसको आप किलो जूल में भी बना सकते हैं। कैसे, अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, हम 1000 से डिवाइड कर दें, तो 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, किलो जूल। तो अगर हम 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में। तो क्या हो जाएगा, 1 2 10 बचा यहाँ पर, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा 53.2 किलो जूल पर मोल। तो 1000 से डिवाइड करने पर जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा वो 53.2 किलो जूल पर मोल आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 4.9 पे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इंटेस्ट क्वेश्चन 4.9। तो हम लोग पढ़ते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 4.9। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI डिकम्पोज इनटू H2 एंड I2 इज 209.5 किलोजूल पर मोल एट 581 केल्विन। Calculate the fraction of molecules of reactant having energy equal to or greater than activation energy। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम समझते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है HI, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 और I2 में। तो इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमें दे दिया गया है 209.5 किलोजूल पर मोल। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, 581 केल्विन पे हो रहा है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उनसे ज़्यादा हो, यानी वैसे ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो उनका हमें फ्रैक्शन बताना है। तो जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव करने जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग एक पढ़े थे ग्राफ, बोल्जमैन और मैक्सवेल का ग्राफ था। कुछ आपको ग्राफ ऐसा था, ग्राफ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचा गया था। तो जो लास्ट वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था वो एक्टिवेशन एनर्जी था, और इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो रहे थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल थे, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो जिनका एक्टिवेशन एनर्जी, जिनका काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा था, यानी जिनका काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उनसे ज़्यादा था। तो आपको वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ कैलकुलेट करना है। तो बोल्जमैन ने इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया था, तो बोल्जमैन ने कहा था कि तो हम लोग बोल्जमैन को बात को मान करके हम मानेंगे कि जो x है वो क्या है, हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से x क्या है, x लेट x बी द फ्रैक्शन ऑफ
molecules having kinetic energy greater than किससे? एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्स क्या मान लिए हम? वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है या बराबर है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या था? बोल्ट्जमैन ने क्या बताया था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या इक्वल है वो क्या होगा? ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यही तो फॉर्मूला दिया था ना कि ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है? वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनका काइनेटिक एनर्जी बैरियर के ज़्यादा है या बराबर है। तो अगर हमको यहाँ पर निकालना है क्या? एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया है, टेम्परेचर भी दे दिया गया है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी भी दे दिया गया है, टेम्परेचर भी दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, एल एन ले लेते हैं पहले, नेचुरल लॉग। तो एल एन इक्वल टू क्या होगा? एल एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल एन ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है कि नहीं? अब अगर हम इसको आगे करेंगे तो एल एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एल एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू, अच्छा ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू क्या है? एल एन ई है क्या? लॉग बेस ई है ना, लॉग बेस ई के पावर ई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब लॉग ई बेस एक्स को हम चेंज करेंगे इसमें, लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2.303 लॉग बेस 10 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बाय आर टी। तो फटाफट आप वैल्यू रख दीजिए। अगर हम इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? ई ए का वैल्यू क्या है? ई ए का वैल्यू दिया हुआ है 209.5 इंटू 10⁻³ किलो जूल में दिया गया है। तो ये किलो जूल में दिया गया है, तो किलो जूल को हम जूल में बदल दिए। आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू ये माइनस में जाएगा आंसर, देखो यहाँ पर, यहाँ आगे माइनस होगा। आर का वैल्यू क्या होता है? 8.314। टेम्परेचर क्या लिया गया है? 581 केल्विन। लॉग बेस 10 एक्स या लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.3 से इसको 2.303 से डिवाइड करना होगा। तो पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 209.5 इंटू 10⁻³ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 581, यही तो होगा ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ऊपर लिखते रहे हैं अब लॉग एक्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है लॉग एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -18.860।
अब हमें x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, अगर लॉग को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग माइनस 18.860। तो हमें फाइंड करना है एंटी लॉग। तो पॉजिटिव एंटी लॉग तो फाइंड करना आसान है, लेकिन नेगेटिव एंटी लॉग थोड़ा फाइंड करना मुश्किल है। तो देखिए पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है, 18 है ना, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो 18 है, उसमें आप -1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -19। अब क्या है, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, 0.860, वो माइनस में है ना, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो नेगेटिव वाला एंटी लॉग फाइंड करने में आपको ये नियम करना पड़ेगा कि पॉइंट से पहले जो नंबर है उस पर -1 ऐड कर दीजिए, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो माइनस में लेंगे, बाद वाला नंबर, और उस पर 1 प्लस कर दीजिए। तो क्या है वैल्यू, तो 0, 4, 1.0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो क्या आया, 0.140। अब क्या करना है सुनिए, यहाँ पर पॉइंट के जो पहले वाला नंबर था उसको 10 लिख देना है, और उसका पावर क्या बना देना है, पॉजिटिव वाला में क्या करते थे कि पॉइंट के पहले जो नंबर 18 है वो 80 लिखते थे, लेकिन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, यहाँ -1 कर दिए तो 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। अब 0.140 का एंटी लॉग देखेंगे, किसका एंटी लॉग देखेंगे, लॉग टेबल में जा करके एंटी लॉग किसका देखना है, 0.14 का एंटी लॉग देखना है। तो अगर हम लॉग टेबल देखें तो 0.14, तो 0.14 का 0 पे जाएं तो 1380। तो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो जो वैल्यू आ रहा है 0.140 का एंटी लॉग 1380। तो नियम क्या कहता है कि जो डेसिमल पुट करना है आपको फर्स्ट डिजिट के बाद पुट करना है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो x का जो वैल्यू है वो क्या आया है, 1.380 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये हमारा आंसर है, और ये भी आंसर थोड़ा सा अप्रॉक्स में है, थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने x क्या फाइंड कर लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो इतने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन सकते हैं। तो इंटेस्ट क्वेश्चन 4.9 इसी के साथ समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।